औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलसानी टीवी के प्लेटफॉर्म पे देखने और सुनने वाले तमाम नाजरीन को डॉक्टर इमरान चौधरी का सलाम। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी ख़ानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम होंगे। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक जो है वो गर्दन तोड़ बुखार के हवाले से है। हमारे फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम और ट्विटर, आजकल वो एक्स के नाम से है, उसके ऊपर जो लोग हमें फॉलो करते हैं तो वहाँ पर हमें कमेंट आते हैं कि जी आप गर्दन तोड़ बुखार के हवाले से भी जो है हमें अपडेट करें। तो इंशाल्लाह हम बुखार के जितनी भी दूसरी अक़साम हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे अलग-अलग वीडियो में। तो आज की हमारी ये वीडियो जो है ये गर्दन तोड़ बुखार के हवाले से है, यानी मेनिंजाइटिस के हवाले से है। ये बुखार क्यों होता है, इसमें क्या अलामात होती हैं और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं और इसका फिर इलाज क्या होता है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं कि ये बुखार होता कैसे है, क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है। नाज़रीन, गर्दन तोड़ बुखार जो है ये वायरस और बैक्टीरिया दोनों की वजह से होता है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या फिर वायरस की इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तो ये बुखार होता है। अब ये बुखार होता कहाँ पे है, तो ये माइग्रेन में होता है। हमारे ब्रेन के अंदर जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस चला जाए किसी भी तरीके से, ब्लड के ज़रिए से, वो टीबी का वायरस हो या कोई भी दूसरा वायरस हो या बैक्टीरिया हो, तो वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। उस इन्फेक्शन के पैदा होने से ये बुखार हो जाता है। तो नाज़रीन, थोड़ा सा ये क्लियर करता जाऊँ कि यहाँ पे हमने किसी को डॉक्टर को तो क्लास देनी नहीं है, अपने नाज़रीन से बात कर रहे हैं। तो इस वजह से हम बिल्कुल सादा ज़बान बोलेंगे ताकि हमारे नाज़रीन को इसकी मुकम्मल समझ आ सके और वो अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को इन चीज़ों को समझकर ज़्यादा परेशानी से या हार्ट डिजीज़ से बचा सकें। इस वजह से हम बिल्कुल सादा ज़बान का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने आपको बस इसकी जो अलामात हैं, इसकी वजह है और इसकी एहतियातें हैं वो बतानी हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला तबारक व तआला ने हमारे सर के ऊपर बाल उगाए और ये भी किसी मकसद की वजह से हैं। उनके नीचे फिर जिल्द है और उसके नीचे हड्डी होती है, हड्डी के नीचे फिर 3 झिल्लियाँ होती हैं और उन झिल्लियों के दरमियान में पानी की एक तह होती है जो स्पंज का काम करती है। अगर कोई चोट वगैरह लगती है या कोई इन्फेक्शन होती है तो उसको भी वो पानी भी रोकता है। पहले एक झिल्ली रोकती है, फिर दूसरी झिल्ली जो है वो रोकती है, फिर तीसरी झिल्ली जो है वो रोकती है। अब उसके आगे पानी है। यूँ ही समझ लें कि वो पानी अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ एक दरिया का काम करता है कि उसमें से तैर कर आगे जाना है, उसमें से होकर आगे जाना है। तो वो भी चोट से भी महफूज रखता है और इस तरह की इन्फेक्शन से भी महफूज रखने में काफ़ी किरदार अदा करता है। और उसके नीचे जाके फिर हमारा जो मगज़ है, दिमाग है, वो मौजूद होता है, ब्रेन मौजूद होती है। तो नाज़रीन, ये गर्दन तोड़ बुखार जो है ये इसमें झिल्लियों के अंदर या फिर जाके ब्रेन के अंदर जब इन्फेक्शन होती है तो ये बुखार, उसकी अलामत ज़ाहिर होता है, तेज़ बुखार जो है ये निकल आता है। अब इसमें 2 तरह की हैं, एक वायरस है, एक बैक्टीरिया है। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं, ख़तरनाक होती है लेकिन वो जल्दी सेहत याबी की तरफ ले आती है, जल्दी ठीक होने वाली होती है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती जितनी कि वायरल। उसमें वायरस होता है, वायरस एक तो बहुत जल्दी जो है असरअंदाज होता है और बहुत जल्दी जो खुलियात को वो डेड करता है और उसकी इन्फेक्शन जो है वो बड़ी तेज़ी से फैलती है। तो इन दोनों सूरतों में जब भी बुखार हो तो उसको हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। अब इसमें होता ऐसे है कि जब जाके इन्फेक्शन हो जाती है ब्रेन के अंदर, उन झिल्लियों के अंदर, उस पानी से पहले कहीं पे भी हमारे दिमाग में सोजश होती है इन्फेक्शन की वजह से, तो बुखार निकल आता है। अब ये गर्दन तोड़ बुखार और इसकी मेनिंजाइटिस फीवर जिसको कहते हैं। अब इसकी दूसरी जो किस्म है, जब यही बैक्टीरिया या वायरस
دماغ کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی ہمارے حرام مغز کے اندر چلا جاتا ہے، برین کے اندر چلا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی وائرس یا بیکٹیریا، خواہ وہ ٹی بی کا ہو، خواہ وہ کسی بھی قسم کا بیکٹیریا ہو یا وائرس ہو، تو برین کے اندر جا کے جب وہ انفیکشن کرتا ہے تو پھر اس قسم کو، یہ خطرناک قسم ہوتی ہے، اس میں وہ جس طرف کو بھی جائے گا برین کے اندر، برین ایسے سمجھ لے کہ پورا ایک تمہارا کنٹرول سسٹم ہے، اب وہ کوئی بھی وائر کو خراب کرے گا، کسی بھی طرف کے پائپ کو بند کرے گا تو اس سے متعلقہ جو ملحق آگے نظام چلتا ہے وہ بند ہو جائے گا، اس طرف پھر پیرالائز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اس طرف مختلف، یا وہ جس طرح بازو سوکھ جاتے ہیں یا ٹانگیں سوکھ جاتی ہیں، جسم کے اعضاء جو سوکھ جاتے ہیں، تو اس طرح کی وہ انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس قسم کو کہتے ہیں انفلائٹس، اس قسم کو کہتے ہیں جو برین کے اندر زیادہ تر جا کے ہو جاتی ہے انفیکشن۔ تو ناظرین، اس میں یہ ہے کہ جب اس طرح کی آپ کو محسوس ہو کہ بخار ہوا ہے، اچھا اس کے اندر جب برین کے اندر یہ انفیکشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بخار ہوتا ہے، اور اس بخار میں ہوتا ایسے ہے کہ انسان کی گردن جو ہے وہ اکڑ جاتی ہے، اس کے میں جو موومنٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی، تو ایک ہی جگہ پہ اس گردن جو ہے وہ اکڑ جاتی ہے، اور جسم کا کلر جو ہے اس جلد کا وہاں سے وہ ریڈ ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر گردن توڑ بخار کہتے ہیں، کیونکہ اس میں گردن جو ہے وہ ہل نہیں پاتی۔ تو اس کے لیے جب گردن اس طرح سے ہل نہ پائے بخار کے دوران، مریض بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، اگر اس کے جو جھلیاں ہیں ان میں زیادہ سوزش آ گئی ہے تو ڈیفینیٹلی مریض جو ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ بعض دفعہ اس کی نظر کے اوپر کافی سارا اثر پڑ جاتا ہے، مختلف طریقے ہیں، قوت سماعت کم ہو جاتی ہے یا سننا اس کو بند ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں، علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو عموماً یہی ہے کہ اس کے ہونٹ خشک ہوں گے، اس کی بینائی جو ہے اس کے اوپر اثر پڑ جائے گا، اس کی قوت سماعت کے اوپر اثر پڑ جائے گا، اس کے جسم کے اندر زیادہ ٹیمپریچر ہوگا، گردن کا کلر جو ہے وہ بھی ریڈش ہوگا، اور خاص علامت کہ وہ اس کی گردن جو ہے وہ حرکت نہیں کر رہی ہوگی، موومنٹ نہیں کر رہی ہوگی، اس میں کسی قسم کا بھی ہلچل جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگی، تو وہ اس کو ہم لال بخار کہیں گے۔ اگر یہ علامات ہوں تو ناظرین، آپ اگر تیز بخار ہے تو اس کو کوٹ سپنج کریں، کپڑا بھگو کر اس کے اوپر آپ لگائیں، اور اس کا ٹیمپریچر کم کر کے تو ڈاکٹر کے پاس یا ایمرجنسی وارڈ میں، کیونکہ اگر انفیکشن شروع میں ہے، ابھی نئی ہے، تو وہاں پر اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، کیور کیا جا سکتا ہے۔ جو ہی زیادہ ٹائم گزرے گا اس کے ساتھ ساتھ وہ انفیکشن زیادہ ہوتی چلی جائے گی، ہو سکتا ہے وہ بیکٹیریا یا وائرس ڈاکٹر حضرات جو ہیں اس کو پکڑ لیں، اس ہمارے دماغ تک پہنچنے سے پہلے، برین تک پہنچنے سے پہلے۔ تو اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے جو بیک ورڈ ایریا کے، بیک ورڈ کیا، بہت سارے پڑھی لکھی فیملیز جو ہیں وہ بھی اس طرح سے کرتی ہیں، آ کے ریکٹ کرتی ہیں، سینسٹیویٹی جو ہے اس میں، کہ دیکھیں جی ہم نے بس آپ کوئی سیرپ جو ہے وہ لکھ دیں، ہم انجیکشن نہیں لگوائیں گے اگر ڈاکٹر صاحب انجیکشن ریکمینڈ کرتے ہیں، یا پھر اس کے لیے ٹیسٹ جو ہیں اگر اس کا کہا جائے، CSF کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں کرواتے ہیں گردن توڑ بخار میں، تو اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی سے فلوئڈ لینا پڑتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ پانی نہیں نکلوائیں گے، ریڑھ کی ہڈی میں ٹیکا لگے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اس طرح سے یعنی جو مریض ہے وہ تو پریشان ہوتا ہی ہے، اس کے اوپر والے جو ہیں وہ اسے مزید پریشان کر دیتے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر حضرات کا اس میں ایک ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، چونکہ ہم سادہ زبان بول رہے ہیں تو سادہ میں کہ ایک ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہ مریض کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، کہ اگر اس کا کلچر ٹیسٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جراثیم کتنی مقدار میں ہے، کون سا جراثیم ہے، اور اس کا جو اینٹی ڈوٹ ہے وہ کون سا ہے، اس کو جو دوائی دینی ہے
वो कौन सी देनी है, कितनी मकदार में देनी है। तो डॉक्टर वहाँ पर फ़ौरन उस टेस्ट के ज़रिए तशख़ीस करके इसकी एक अच्छी ट्रीटमेंट कर सकता है और वो उसको सेहतयाब करने में वो मावन साबित हो सकती है, उसकी ट्रीटमेंट और इसका ये टेस्ट। तो आप लोगों से अल्तमास है कि इसमें आप अपनी हिचकिचाहट जो है उसको ख़त्म करके, या जो दिलेर लोग फैमिली के होते हैं उनको पेशेंट के साथ भेजा करें, और इससे हरगज़ वो आप नज़रअंदाज ना किया करें इस तरह के मामला को कि डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया, टेस्ट करवाना है। तो नाज़रीन, इसके साथ जो गर्दन तोड़ बुखार है, इसके मज़ीद अगर अल्लाह ना करे इसकी इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिस्म में कंट्रोल नहीं होती, या वक्तन फ़क्तन आप उसका इलाज नहीं करवाते, या पता नहीं चलता, तशख़ीस टाइम पे नहीं होती, तो फिर ये अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसमें फिट्स यानी झटके लगना जिस्म को, ये अलामत पाई जाएगी, और उसका जिस्म जो है बिल्कुल एक कट्ठा जिस तरह उसमें वो अकड़ाव आ जाएगा, ये अलामत ज़ाहिर होगी। डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, और बहुत सारे जिस्म के अंदर जो दूसरे एंजाइम्स हैं उनकी कमी होती चली जाएगी। और अगर ये ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये एक ब्रेन सिस्टम की तरह काम करता है, तो वो जिस इलाके बाजू या राइट साइड, लेफ़्ट साइड, टांग या किसी भी साइड पे वो किसी आर्गन से मुतल्लिका जो नेफ्रॉन है उनको बंद करता है, हिट करता है, या उस तरफ की सप्लाई जो है उनके अंदर अगर सोजन आ जाएगी तो साफ ज़रा वहाँ पे खून की सप्लाई बंद हो जाएगी, या वहाँ का जो इंटरनेट सिस्टम है जो आपके माइंड के साथ जुड़ा हुआ है वो उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो वो उस साइड वाला एरिया या वो इलाका, वो आर्गन, वो हिस्सा जिस्म का पैरालाइज हो जाएगा, यानी फालज हो जाएगा, या काम करना छोड़ देगा, या फिर वो सूख जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, सूख जाएगा, और वो पूरी ज़िंदगी के लिए माजूरी बन जाएगी, माजूर होकर वो मरीज़ जो है रह जाएगा। तो उसमें सबसे जो अव्वलीन तरजीह है वो यही होगी कि आपकी गलत तशख़ीस, या टाइम पे उसकी तशख़ीस ना करवाना, टाइम पे टेस्ट ना करवाना, टाइम पे उसकी अच्छी मेडिकेशन ना करवाना, ये उसका बायस बनेगी। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन काफ़ी हद तक मामून साबित होगी अगर आप लोग इसको वीडियो को बार बार देखेंगे और बार बार सुनेंगे, तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए ये काफ़ी होता है। बाकी हाँ, इसमें ज़ाती तौर पे हरगज़ ट्रीटमेंट जो है वो करने की कोशिश ना करें। अपने मुस्नद ऑथेंटिक डॉक्टर जो हैं उनसे रजू करें, उनसे ही आप टेस्ट करवाएं, और उनके बताए हुए जो तरीक़ा इलाज है उसके ऊपर मरीज़ को रखकर उसकी सेहत की याबी की तरफ जो है वो आप अपना सफ़र शुरू करें। तो नाज़रीन, आपका और हमारा अल्लाह हामी नासर हो, और मिलते हैं एक आने वाली वीडियो में। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।